स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि 4th सेमेस्टर में है और यूपी से डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में है उनके लिए ये सिचुएशन जो है करो मरो का है। कहने का मतलब अगर आपके एक भी सब्जेक्ट में बैक लगता है तो ये चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। लेकिन देखो, डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक नया मुकाम देना चाहते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को लेकर एकदम डेडिकेट हो जाइए। क्योंकि बहुत सारे देखिए अभी कुछ क्वेरी आ रही है कि एग्ज़ाम फरवरी में होगा। कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं, पहले वीडियो बना दिए फिर अब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है 5% चांस है कि फरवरी में ही हो जाए। तो देखिए अगर आपको श्योरिटी नहीं रहती तो आप वीडियो बनाते ही क्यों है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको एग्ज़ाम को लेकर क्लियर करता हूँ। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका मार्च में होगा। मार्च में होने के कुछ कारण हैं। पहला कारण तो आपको पता है, देखिए सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही है कि कुंभ की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, ठीक है। और क्यों अब हम यह कह सकते हैं कि एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी आप कल के न्यूज़ में ही देखे होंगे कि जो यूपी बोर्ड की कॉपियां हैं वो सेंटर पे भेजे जाने प्रारंभ हो चुके हैं और जो बीटीसी का सेंटर बनता है वो इंटर कॉलेज बनता है। तो इसलिए अब एग्ज़ाम होने के चांसेस एकदम न के बराबर हैं। और दूसरी चीज़, अभी जो बीटीसी की कॉपी है वो डाइट पे आई भी नहीं है। क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम होना रहता है तो उसके 20 से 25 दिन पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले क्या होती है, कॉपियाँ पहले डाइट पे आती हैं। फिर डाइट से क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे सेंटर बना होता है वहाँ पे कॉपियाँ भेजी जाती हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है, इसलिए हम एकदम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला है। मार्च में भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, यानी कि होली के बाद होने वाला है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, क्योंकि देखिए 4th सेमेस्टर है और इसके साथ आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि वैकेंसी देखो बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग बस प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो देखिए ये सीरीज जो होने वाला है ये मैथ का होने वाला है और मैथ में मैं आपके 2016 से लेकर 23 तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं सबको कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ देखिए जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जितनी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन की, मैं सबको क्लियर कराता चलूँगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये वीडियो 3 पार्ट में आने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम आपके ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। प्रत्येक पार्ट में जो 2016 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो देखा तो आपको मैथ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जैसा कि आप लोग, और ये जो क्वेश्चन पहला पेपर, ये 2016 का पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। कहने का मतलब ऐसा वर्गमूल की संख्या जिसका वर्गमूल करने पर क्या हो, केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँ तो सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे कि देखिए अगर वर्गमूल में केवल 2 संख्याएं होंगी तो ऐसे मतलब कितने नंबर के वर्गमूल हो सकते हैं। तो जैसे अगर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंक की, 10 होती है। तो अगर हम 10 के वर्गमूल की बात करें, मान लो 100 का बात करते हैं, ठीक है, 100 का, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। आपको पता है कितने अंक आए वर्गमूल में 2 अंक, ठीक। अब फिर हम अगर ले लें सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और 99 का जो रूट ओवर तो 1801 होता है, इसका कितना आ जाएगा 99, ठीक है। तो इसमें भी कितना अंक आया, 2 अंक आया। लेकिन वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, इसमें कितनी है, 3 है और इसमें कितना है, 4 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 अंक या 4 अंक, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक आते हैं तो वह संख्या कितने अंक की होगी, वह संख्या 3 अंक की होगी और वह संख्या 4 अंक की होगी, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, बस चीज़ों को ध्यान से सुनते चलिए। देखिए अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो देखिए जैसे कि अगर कोई संख्या n है, कोई भी संख्या n है, ठीक है,
अगर वो संख्या सम है, इवन है, ठीक है, तो उसका फार्मूला जो होगा वो n/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपल से आपसे पूछूं कि जो 16 है, 16 है, इसमें जो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है, ये 2 अंक हैं। अब यहाँ पे अगर हम संख्या की बात करें कितनी संख्या आएंगी, तो देखिए ये, क्योंकि ये देखो सम संख्या है, तो जब सम होगा तो मैंने फार्मूला बताया कि आप n/2 करेंगे, ठीक है। तो सम है और कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2। तो यहाँ पे वर्गमूल में अंक संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिए, अगर मैं 25 की बात करूं तो देखिए 25 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और ये 2 अंक क्या है, सम है। तो सम है तो ये n/2 हो जाएगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ जितने यहाँ पे वर्गमूल में अंक रहेंगे, संख्या रहेंगे, उनको बटे 2, तो 2 धन 2 बराबर 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 1 हो जाएगा। अब जब यही नंबर क्या हो, ऑड हो, जब ये नंबर ऑड होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं आपसे कि आप 100 का निकालो, ठीक है, 100 का निकालेंगे तो यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो अगर यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है वो होता है n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3 धन 1/2, कहने का मतलब 4/2, और 4 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, तो कितने आ जाएंगे अंक, 2 अंक, जो कि इसका वर्गमूल कितना होता है 10, और 10 में कितना अंक आया, 2 अंक, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताऊं तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखिए 3 अंक और 4 अंक कब आते हैं। देखिए 3 अंक 4 अंक कब आते हैं, जैसे कि देखो अगर मैंने 100 लिया था, ठीक है, मैं 100 लिया था तो 100 में कितने अंक थे, 3 अंक थे, और ये एक विषम संख्या थी, तो विषम थी तो 3 धन 1/2 हो गया, और ये 4/2, कहने का मतलब कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए, ठीक है, ये 2 अंक आ गए। ये देखो ये पूछा केवल 2 अंक आने चाहिए, तो 2 अंक आ गया ना, 2 अंक आया। अब मैं अगर यहीं पे लेता हूँ 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या लेता हूँ, तो कोई भी संख्या ले सकते हो आप, यही नहीं कोई भी संख्या ले सकते हो 4 अंक की। तो यहाँ पे 4 अंक की जब मैं संख्या लूँगा तो देखिए यहाँ पे ये सम संख्या है, तो यहाँ पे देखो, और नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4/2, तो 2 दूना 4, इसमें भी कितने अंक आए, 2 अंक। तो ऐसे 2 संख्या हो सकती हैं जिनका वर्गमूल केवल कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखिए 1 अंक लेता हूँ, मान लो अगर मैं 4 लेता हूँ तो फिर 4 देखो 1 है तो 1/2। देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 अंक लेता हूँ, सपोज करो कि 1 अंक लेता हूँ, 2 अंक लेता हूँ, कोई भी अंक लेता हूँ, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मैं ले लिया कि इसका तो वर्गमूल बनेगा नहीं, मान लो मैं लेता हूँ कोई संख्या लेता हूँ, मान लो मैं 16 ले लेता हूँ, लिया ही था, जो भी 2 अंक, देखो जब मैं 2 अंक का ले रहा था तो इसका वर्गमूल कितना बन रहा था, इसका बन रहा था 2/2 मतलब 1 अंक का, ठीक है। तो हमें लाना कितना था, 2 अंक, इसलिए हम वो संख्या कौन सी हो सकती हैं जो 3 अंक की होंगी और 4 अंक की होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा, बाकी अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल। अच्छा देखिए यहाँ पे घनमूल की बात बोला है, तो घनमूल में बेसिकली हम देखो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि घनमूल, देखिए वर्गमूल और घनमूल ये क्या होता है, वर्गमूल का साइन होता है, और जब हम घनमूल करते हैं तो यहीं पे क्या कर देते हैं 3 लिख देते हैं। अगर इस 3 को आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई मान लिया जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत कर लिया जाएगा, इसलिए कभी भी लिखिए तो जो क्यूब होता है इसके बीच में लिखिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे घनमूल, और निकालना किसका है 3 सही 3/8 का। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितने आएगा 8 3 24, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं 8 का 3 में गुणा करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं ऊपर वाले को जोड़ देते हैं प्लस का 3 टोटल का बटा फिर नीचे वाला। तो कहने का मतलब 8 3 24 24 और 3 कितना होता है 27, ठीक है, कितना आ जाएगा 27 और टोटल का बटा 8। फिर ये देखिए घनमूल लिख देंगे ऐसे। अब फिर क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड निकाल के क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे। तो देखिए 27 का अगर हम
निकालते हैं गुणनखंड विधि से घनमूल तो कितना आ जाएगा, 3, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, तो कितने का पेयर बना, 3 का, तो इसका घनमूल कितना हो गया 3। ठीक है, तो अगर पेयर नहीं बनता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता, इसलिए ये देखिए कोई भी डिजिट बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं बच रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो ये एक पेयर बन गया, दूसरा 8 का भी निकाल लो, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, तो यहाँ पे देखो ये भी 2 का बन गया, तो कहने का मतलब ये कितने के घनमूल है, 3 का और 2 का, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग का विकर्ण जो है 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा होगी। अब देखिए अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग के बारे में आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसको जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये बोला है कि वर्ग का क्या करना है हमें, वर्ग का विकर्ण। तो देखिए वर्ग के विकर्ण की बात करें तो जो वर्ग के विकर्ण का जो सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा भुजा मतलब अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसकी भुजा मान लो a है, तो ये क्या हो जाता है a√2। ठीक है, ये होता है वर्ग के विकर्ण का सूत्र। अब इसमें बोला क्या है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो वर्ग के विकर्ण के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 5√2। तो ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो ऐसे लिखेंगे और 2 इसके अंदर लिखेंगे, इक्वल टू कितना है a√2। ठीक है, तो देखिए अपोजिट साइड में इक्वल के इस साइड में अगर साइन सेम है तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे बचा क्या a = 5। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि विकर्ण क्या है और हम इस क्वेश्चन को कैसे मतलब विकर्ण निकालना है, या फिर डायगोनल वगैरह के बारे में पूछे स्क्वायर के, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको फार्मूला लर्न होना जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रखा है कि जो संलग्न आकृति में जो बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो देखिए संलग्न आकृति, देखिए आकृति तो मैं नहीं बनाया, भूल गया हूँ, मैं दिखाता हूँ आकृति क्या दे रखी है। देखिए इसमें फिगर जो दे रखा है कुछ इस टाइप का दे रखा। इस क्वेश्चन में जो फिगर है कुछ ऐसा दे रखा है कि यहाँ से एक लाइन जा रही है और ये कहाँ पे मिल रहा है, हमारे सेंटर पे। ठीक है, ये चीज़ें हमारी कहाँ पे मिल रही हैं, सेंटर पे। ठीक है, ये सेंटर पे है और यहाँ से इसको मिला के यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दे रखा है ये कितना दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री। ठीक है, ये क्या इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 40 मतलब कि 40। ठीक है, ये क्या दे रखा है 40 डिग्री। ठीक, और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है और ये पॉइंट O है। तो पूछा क्या है, देखिए इसमें ना पूछा है कि वृत्त का केंद्र O है, मान लो ये वृत्त का केंद्र O है, यदि ACB मतलब A और C और B कितना है 40 डिग्री है, तो मैंने दिखाया ACB का मान कितना है 40 डिग्री है, तो AOB मतलब O का मान पूछा है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये O का मान पूछा है तो आपको एक चीज़ें पता होंगी कि कभी भी आपने एक देखिए क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि एक थ्योरम है और उस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि वृत्त के केंद्र पे मतलब वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा, मान लो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा वो वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगुना। परिधि तो पता है ना, परिधि क्या होता है, परिधि ये चारों जो सर्कमफ्रेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम परिधि की बात करें तो देखिए परिधि क्या होता है, तो यहाँ पे देखो जो परिधि है ना, सारे परिधि जैसे कि किसी भी वृत्त के केंद्र पे जो बना कोण, ये जो केंद्र पे बना कोण है ये क्या है परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगुना होता है। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि एंगल जो OAB है, OAB, ठीक है, मतलब अगर OAB है मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा 2 × ACB के। ठीक है, तो AC देखो, तो हमें पूछा क्या है अच्छा O का मान पूछा है। ठीक है, सॉरी AOB है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल
ए ओ बी, ठीक है, ए, एक मिनट, ए ओ बी इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू हमारा एंगल ए सी ओ, ठीक है, ए सी बी। तो इस टाइप से देखिए 2 इंटू इसका मान कितना दे रखा है 40, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 80, तो हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ये लाइन मिलेंगी तो कुछ क्लियरेंस आएगा। ये क्वेश्चन में मिला के नहीं दिया था तो इसलिए थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है ना पेपर में, तो बस आप एक चीज़ें मेरी मान लीजिएगा कि एकदम दिमाग स्थिर करके चीज़ों पे बस लग जाइएगा। अगर उस चीज़ों पे आप दिमाग स्थिर करके लगते हैं तो वही चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी चीज़ों को पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सेट जो है 2017 का सेट है, तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है कि परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। तो देखिए 4/5, सबसे पहले तो परिमेय संख्या के बारे में अगर हम बताएं तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। देखिए 0 के बराबर न होने से तात्पर्य ये है कि q 0 ना हो, क्योंकि देखिए अगर 1/0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है इसका। तो ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रखा कि परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। देखिए 4/-5 के भागफल की अगर हम बात करें तो 4/-5 भागफल बोला है तो भाग का साइन लगा देते हैं, इसको हम लिखते हैं 8/15। देखिए भाग के बारे में आपको पता होगा और भाग आपने बचपन में भी बहुत किया होगा, फ्रैक्शन का जो डिवीजन होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/-5 4/5, और भाग के स्थान पे क्या कर देंगे गुणा, और ये उल्टा हो जाता है, 15 ऊपर चला जाएगा और 8 क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 5 से कटेगा तो 5×15 4 दूना 8, तो देखिए 3/2, लेकिन यहाँ पे माइनस बच रहा है तो ये माइनस, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 3/2। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि एक पासा, देखिए पासे से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो पासे से जुड़े क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ चीज़ें, देखिए सबसे पहले तो इसमें बोला है कि एक पासा है, ठीक है। पासा फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या, देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, सैंपल स्पेस। सबसे पहले तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, वैसे तो क्लास 8th में भी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावनाएं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आज बारिश होगी, ऐसा लग रहा है, तो देखिए मैंने तो कह दिया कि बारिश होगी, हो भी सकती है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यस भी और नो भी। तो आपको अगर मैं कहूँ कि मैं एक कॉइन है, कॉइन मतलब एक सिक्का, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको पता होगा, एक हेड होता है एक टेल होता है। हेड को शीर्ष कहते हैं, टेल को पूंछ कहते हैं। तो अगर हम किसी कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, तो अगर मैं कॉइन को उछालता हूँ तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हेड टेल दोनों आ जाए, ऐसा भी नहीं है कि बार बार हेड ही आए, ये कोई फिक्स नहीं है। तो कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है कि संभावना, प्रायिकता का मतलब ही है कि संभावना, क्या चीज़ें हो सकती हैं उसी के बारे में हम मतलब सीखते हैं, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। कोई चीज़ करते हैं तो उसके कितने चांसेस रहते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं, सिंपल सी भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं तो।
और यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि किसी यादृच्छिक, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको यादृच्छिक प्रयोग, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर मैं किसी कॉइन को ऐसे रैंडमली उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो रैंडमली उछालने पे जो संभावित मान आता है, जैसे कि मैं एक सिक्के को उछालूं तो इससे कितने संभावित मान आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका जो संभावित मान आता है इसी को क्या कहते हैं हम, प्रतिदर्श समष्टि। मतलब किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं, चाहे मैं पासा फेंकूं चाहे मैं सिक्का फेंकूं, उसको फेंकने पे जो भी परिणाम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, उसको हम मझले कोष्ठक में रखते हैं, इसको हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सैंपल स्पेस। तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी हमारा परिणाम आता है उसको हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपके डाउट क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, अभी बस आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। तो आप लोग, और इसमें देखिए जो हमारे नंबर ऑफ आउटपुट आते हैं ना, जो हमारे परिणाम आते हैं, वही क्या होते हैं, वही हमारे अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है पासा। तो देखिए अगर मैं एक पासा को फेंकता हूँ तो देखिए पासा का जो सैंपल स्पेस आएगा, प्रतिदर्श समष्टि आएगा, क्या क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, क्योंकि देखो पासे के कितने पहलू होते हैं, 6 पहलू, तो 6 आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। तो 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो देखिए अगर ये सब आ सकते हैं तो अब ये पूछा है कि अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, सॉरी, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसे अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 2 भी है, क्योंकि 2 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 1 होता है, और यहाँ पे 3 भी है, 3 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणे 1 होता है, और 5 भी है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे अगर इसी में क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता था कि इसमें भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो भाज्य संख्याओं के बारे में पूछेगा तो देखिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है, और देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए 4 क्या है, भाज्य संख्या। तो अगर भाज्य के बारे में पूछेगा तो देखिए ये क्या है, 2 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर विषम के बारे में पूछेगा तो विषम लिख दीजिए कितने अवयव हैं, सम के बारे में सम लिख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि 0.00008 का घनमूल। अब देखिए घनमूल पूछा है, तो घनमूल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का घनमूल निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि घनमूल बोला है तो इसको बना लो, ऐसे 3 यहाँ पे लिखो। तो देखिए 0 पॉइंट इसके नीचे अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना चाहूँ तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो लगा दूंगा, 6 जीरो। ठीक है, जितने दशमलव के बाद अंक रहे इधर तो उतने क्या कर लो, जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लिखते हैं। तो जब लिखेंगे तो दशमलव ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब इस दशमलव को हटा के अगर हम नीचे 6 जीरो लगा देंगे, चाहे आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए 0.1 2 3 4 5 8। और अब देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4 5 6। तो हम करेंगे क्या, देखिए सिंपल सा क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, नीचे भी क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अगर मैं देखिए इससे गुणा करूंगा तो देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 जीरो रहेगा यहाँ पे, इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए जो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 अंक हो जा रहे हैं ना पूरा 1 को लेके, तो अब यहाँ पे देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो दशमलव हट जाएगा। और तो बचेगा क्या, 8/1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्यूब रूट करना है। तो देखिए क्यूब रूट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे जो 8 का घनमूल होता है वो क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो इसको हम ऐसे चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, तो इसको लिख दोगे
लिख दोगे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और ये कितने का है, ये 100 का है, 100 गुणे 100 मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसको देखो, इसका कितना हो जाएगा, अगर मैं घनमूल की बात करूँ तो देखिए पेयर बन रहा है 3 का, तो इसका घनमूल निकल के कितना आएगा 2/100, ठीक है। तो 2/100 अगर मैं भाग दूंगा तो 0.02 आ जाएगा। तो आंसर 0.02 कहीं पे है, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। घनमूल का भी क्वेश्चन लगभग पूछता ही है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि साइन 30 अंश और साइन 60 अंश का मान। तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ टेबल दिखाना चाहता हूँ। देखिए टेबल दिखाने का मतलब ये है कि टेबल तो मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन इतने जल्दी, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट में टेबल लगा रखा है। तो देखिए आपको एटलीस्ट यहाँ पे 10 तक का मान याद रहना चाहिए, क्योंकि देखिए साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका 1/2, 1/2 कड़ी में 3/2 और कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कॉस, इसी को जस्ट उल्टा कर, एक लाइन अगर आप याद कर लिए ना ये वाला, इसके बाद क्या करिए इसी को यहाँ से लिखते आइए। एक देखिए यहाँ पे 1 लिखिए यहाँ पे, फिर कड़ी में 3/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक लाइन अगर आप याद कर लिए फिर अपोजिट इसको लिखते चले जाइए, ठीक है। अब tan का क्या होता है, tan का होता है देखिए, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ तो इसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे काश थीटा। तो कहने का मतलब दोनों का डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, tan थीटा, ठीक है। तो अगर मैं 0/1 का भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 1/2 भागे कड़ी में 3/2 करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 में 2। इसका भाग करूंगा तो कड़ी में 2 कट जाएगा, बचेगा 1। आप करके देख लीजिएगा। इसका भाग करूंगा तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, कड़ी में 3। और 1 का भाग जब 0 में करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है अनडिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहीं पे आप बात करेंगे कि कॉसेक की, तो देखिए जो कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का अब उल्टा होता है। तो मतलब जब हम 1/0 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे 1/2 की बात करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। मतलब जो साइन थीटा बराबर होता है वो 1/cosec थीटा होता है। तो कड़ी में 2, फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 2/कड़ी में 3 हो जाता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। और ये जो देखो सेक है ये कॉस का उल्टा है, देखिए 1 हो गया, इसका उल्टा कड़ी 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 2 आंसर हो जाएगा, मतलब इस यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप कॉट की बात करें तो कॉट tan का उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है या तो आप 1/tan करके निकाल सकते हैं या आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अनडिफाइंड कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3 और 0, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इसे समझ भी सकते हैं। तो आप चीज़ों को ध्यान से करिएगा जो भी करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान बोला है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और यहाँ पे देखिए कॉस 60 का मान बोला है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो देखिए, अगर मैं दिखाने के लिए आपको बताऊँ, मुझे तो याद है, लेकिन अगर मैं cos 60 की यहाँ पे आपको मान दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए cos 60 का मान मैंने बताया था 1/2। तो देखिए सेम चीज़ है, देखो ये साइन 30 का जो है यही क्या है, cos 60 का भी है, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर वहाँ पे कितना आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ गया, जस्ट 1 मिनट, ये हाँ देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, और यहाँ पे देखिए भाग, यहाँ पे क्या करोगे 1/2 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इसे 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या होगा कि चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि समीकरण 5x बराबर y के तो 2x + y बराबर 7 के हल में y का मान। तो देखिए 5x बराबर y तो दे ही रखा है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली रख दो। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 5x बराबर y दे रखा है, तो y की जगह पे 5x रख दो यहाँ पे।
तो रखोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x इक्वल टू कितना 7 के। तो ये 5 2 7x, 7x बराबर कितना 7 के, या x बराबर क्या हो जाएगा 7/7 मतलब 1। ठीक है, तो जो x का मान हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। और y का मान निकालना चाहो तो 5 गुणे 1 बराबर y, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 5। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2018 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, cos 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। तो अगर हम cos 30 अंश और tan 45 अंश के मान की बात करें तो आपको पता है जो cos 30 का मान वही होता है जो sin 60 का मान होता है। तो ये क्या होता है, कड़ी में 3/2। ठीक है, और tan 45 का मान 1 होता है। ये चीज़ें आप लोग याद करिएगा क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं, और बाकी एक आध क्वेश्चन आपके अतिलघुत्री में भी देखने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो आप फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए जो मैंने बताया है, और यहाँ पे रेशियो को भी याद कर लीजिए। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, कड़ी में 3/2। ठीक है, बाकी आपके बुक में ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है तो इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे cos 30 का नहीं cot 30 का मान पूछा है। ठीक है, cot 30 डिग्री और अपान में tan 45 डिग्री का मान पूछा। तो अगर हम cot 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि cot 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, वही होता है जो tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो देखिए tan थीटा बराबर मैंने बताया था क्या होता है 1/cot थीटा। तो अगर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है तो ये देखिए यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स होता है। कहने का मतलब अगर हमें tan 30 डिग्री का मान पता है तो हम cot 30 डिग्री का मान उसका उल्टा करके निकाल सकते हैं। तो हमने अगर cos 30 डिग्री का मान 1/√3 निकाला तो जो cot 30 डिग्री का मान क्या आएगा, जस्ट इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। बाकी आप पूरा टेबल भी याद कर सकते हैं, आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं cot 30 डिग्री का बात करूं तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3 और tan 45 का मान अभी मैंने बताया 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/1 मतलब कड़ी में 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपके सर्कल से पूछा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर 8800 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा वृत्त का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोई भी वृत्त देखिए होता क्या है, एक वृत्त जो होता है ना वो अनंत बिंदुओं से मिलके बना होता है। कहने का मतलब वह निश्चित कुछ बिंदुओं का समूह, मतलब कुछ बिंदुओं का समूह या फिर ढेर सारे बिंदुओं का समूह क्या होता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के समान दूरी पर होता है। ये क्या होता है, वृत्त जो होता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पे होता है, और ये जो दूरी होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। और जो दूरी वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, और अगर हम परिधि की बात करें तो वृत्त का जो परिधि होता है वो वृत्त की परिधि वृत्त की सीमा की लंबाई होता है, मतलब टोटल लेंथ जो होता है। जैसे अगर मैं इस तार को मोड़ के एक वृत्त बनाता हूँ, इसका ये जो पूरा लेंथ है ना, यही क्या होता है, हमारा सर्कमफ्रेंसेस होता है, मतलब कि परिधि होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वृत्त क्या होता है, वृत्त बिंदुओं का समूह होता है, और वह निश्चित बिंदु जिससे प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है वो क्या होता है, मतलब केंद्र होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, केंद्र यानी कि सेंटर कहते हैं। और अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो वृत्त की किसी भी पॉइंट से, मतलब वृत्त के किसी भी पॉइंट से जो वृत्त के केंद्र की दूरी होती है, मान लो वृत्त का कोई भी पॉइंट, इसके केंद्र से जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और परिधि जो होती है इसकी लंबाई होती है। ठीक है, बाकी परिधि का सूत्र होता है 2πr, और त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी रेडियस का दूना क्या होता है, हमारा व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है।
तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि जो क्षेत्रफल है वो 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 8800 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पाई आर स्क्वायर का मान 8800 सेंटीमीटर दिया है तो आर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई को उधर भेजते हैं। तो पाई को जब उस साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 8800 और टोटल का बटा पाई। पाई का मान हमें पता है कितना होता है, 22/7। ठीक है, तो 22/7 रखते हैं। तो 22/7 को जब हम पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे होता क्या कि ये नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 8800 गुणे 7/22। ठीक है, अब देखिए हम इसको 11 से काट सकते हैं, 11 × 88 800 और 11 दूना 22। फिर 2 से अगर कट करेंगे तो 2 दूना 2 चौका 8, कहने का मतलब 400 आ जाएगा। 400 यहाँ पे आ गया। अब 400 गुणे कितना बचा, 7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 गुणे 7। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28 करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट में लेके जाऊंगा तो 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 20 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20। ठीक है, और रूट में 7। ठीक है, तो 20 रूट में 7 कहीं पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रखा कि 2x² - x - 1। देखिए ये फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे हैं और एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ को अब मैं यहीं पे आपको सिखाता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, बस ध्यान से चीज़ों को देखते चलिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² - x - 1 = 0। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहते किसको है, ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम लीनियर या फिर एक रेखीय क्या कहते हैं कि इस इक्वेशन कहते हैं। और ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक या फिर त्रिघात इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो मैक्सिमम पावर x² है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि इस टर्म को क्या करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई और करेंगे कि गुणा करने पर लास्ट वाला पद और जोड़ने घटाने पर मिडिल वाला टर्म आए। लेकिन अगर यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कहने का मतलब गुणांक, जैसे कि 2x², अगर आपसे पूछे कि कोई की x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या कहेंगे, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर कोई पूछे x का कोफिशिएंट क्या है तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट है कोई तो हम क्या करेंगे कि इसका पहले वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब पहले वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब मैं समझने के लिए आपको बताता हूँ कि 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे तो 2 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे क्या है, माइनस का x, यानी कि माइनस का 1 आए। तो अगर हम 2 गुणे 1, 2 1 के 2 होता है और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा करना चाहें तो हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो लिखते हैं 2x², और मैं इस मिडिल टर्म के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस। देखिए पहला वाला जो साइन होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अगर माइनस लिखा है तो माइनस लिखिए, प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए। अगले साइन को आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2x लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस का x लिख देता हूँ तो ये माइनस का 2x माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। लेकिन लाना मुझे क्या है, माइनस का x, और मल्टीप्लाई करने पे 2 लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको प्लस में करना होगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1 लिख देते हैं, = 0।
तो अब यहाँ पे देखिए दो दो का ऐसे क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। कॉपी में आप मत बनाइएगा, बस समझने के लिए मन में एक माइंड मैपिंग बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम 2x, दोनों में कॉमन क्या है, 2x है। अगर हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले में 2x जब बाहर हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे अगले पद में हम क्या लिख सकते हैं, +1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x - 1 = 0। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 2x माइनस का, सॉरी हाँ, एक बार इसको लिख लेते हैं 2x + का 1, और एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, x - का 1। तो यहाँ से दो वैल्यू x की आएंगी, 2x + 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ 1 बराबर 0 करेंगे तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर +1 है तो उधर जाएगा -1, या x बराबर हो जाएगा -1/2। और यहाँ पे फिर हम जब x - 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 1, ठीक है। तो जो x की दो वैल्यू आएंगी 1 और -2। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी इक्वेशन का जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उसका रूट यानी कि वैल्यू उतना ही मिलेगा। इसका मैक्सिमम पावर 2 था, इसलिए हमें दो वैल्यू मिला, 1 और -1/2, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे है आंसर में। तो देखिए ऑप्शन में 1 और -1/2 पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है कि संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए 2016 का पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछा था और मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो था इसका क्लियर कर रखा है, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी। तो मैं इसको डायरेक्टली बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, n बराबर क्या है, 5, और 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने बताया था अगर ऑड नंबर है और उसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या पूछी जाती है तो हम 5 + 1/2 कर देंगे, मतलब n + 1/2 कर देंगे। और अगर यही सम होता, यही 4 होता तो 4/2 करते, मतलब n/2 कर देते, ठीक है। तो 2 दूना 4, दो संख्या आ जाता। यहाँ पे देखिए 6/2, 2 तिहाई 6, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। इस टाइप से आप डायरेक्टली जब भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो ऐसे आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बाकी इसको आप भाग विधि से वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका 121 आंसर आएगा, तो इसमें कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रखा है कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है, तो चौथे कोण का माप है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, चतुर्भुज के बारे में आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने चतुर्भुज के बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं अभी देखिए जब आपके अतिलघुत्री में क्वेश्चन आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको चतुर्भुज बताऊंगा। बट जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, 4 सीधी रेखाओं से घिरी एक समतल आकृति होती है जिसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश, ठीक है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। और आपसे कभी कभी उनके क्षेत्रफल का पूछता है, क्षेत्रफल का फार्मूला, तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे विकर्ण, मतलब विकर्ण होता है, और फिर क्या होता है, विकर्णों का योग, विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग होता है, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि इनका मतलब किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है, ठीक है। अगर इसके 3 कोण 285 हैं, मान लो कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या है, 360 होता है। अंतःकोणों का योग 360 होता है। इनके 3 कोणों का योग कितना दे रखा है, 285, तो 285 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण D बराबर क्या दे रखा है, 360 के। तो अगर ये 285 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इन कोण D का मान कितना आ जाएगा, 360 - 285। और 360 में से जब 285 को हम घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। और यहाँ पे
5, 15 में से 8 जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कई सारे क्वेश्चन चतुर्भुज के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। तो देखिए 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या कर रखा है, आप लोग ध्यान से देखिए। 19 का जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, पहला प्रश्न, परिमेय संख्या -32/100 का सरलतम रूप। तो देखिए 32/-100 का जब सरलतम रूप की बात करेंगे तो माइनस से माइनस पहले कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 16, 2 से भाग देंगे तो 50, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो 8, 2 8 16, और 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि क्या आ जाएगा 8/25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए घनमूल से एक क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया, 2 से 3 ईयर का क्वेश्चन। आपको लगभग हर ईयर में एक घनमूल का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने करने के लिए बताया था कि दशमलव को हटाते हैं तो नीचे इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6, तो 1 के नीचे कितना 0 लगाएंगे 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब इसका घनमूल बोला है, तो घनमूल जब इसका दशमलव हम हटा दिए, दशमलव हट गया तो बचा क्या 1, 1 बचा, 1/1 के नीचे कितना 0, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिया। अब देखिए ये क्या है, ये 100 का क्यूब है, मतलब 100 का घन है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है। ये 1 गुणे 1, तो यहाँ पे इसका घनमूल मैंने बताया था कि जो घनमूल होता है वो 3 का पेयर होता है, वर्गमूल होता है वो 2 का पेयर होता है। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 बाहर आ जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऐसे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाइए, तो 1 पेयर 2 पेयर बना। अब यहाँ पे 2 पेयर बना तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे। तो देखिए 2 अंक पे दशमलव सिर्फ बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रखा है कि समीकरण 3x बराबर 6, तो 4x + y बराबर 14। अब देखिए 3x बराबर 6 दे रखा है, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 6/3, क्योंकि ये गुणा में है उधर जाएगा भाग में, तो 3 दूना 6, x का मान 2 आ गया। अब यहाँ से अगर हम y का मान निकालना चाहेंगे तो 4x + y बराबर 14, तो रखते हैं x की जगह पे 2, तो 4 गुणे 2 + y बराबर 14, और यहाँ पे 4 दूना 8, 8 इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 14 - 8। कहने का मतलब y बराबर 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 y का मान आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग आपके हर पेपर में एक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा है और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान। देखिए साइन 60 डिग्री मतलब साइन 60 अंश का मान, और कॉस 30 अंश का मान। तो देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले एक चीज़ें बताया था कि आपको अगर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो का मतलब मान है वो पता है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी ढंग से कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखिए नीचे टेबल लगा भी रखा है, अगर आपको नहीं याद है तो चीज़ों को देख लीजिए। जैसे देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो साइन 60 अंश का मान है वो कॉस 30 अंश के मान के बराबर है। साइन 45, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 0 1/2, 1/2 कड़ी में 3/2 और 1, फिर उल्टा लिखते हैं 1 कड़ी में 3/2, 1/2 1/2 0, ठीक है। फिर इन दोनों का भाग करके tan का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन 60 का मान भी कड़ी में 3/2 है और कॉस 30 का मान भी कड़ी में 3/2 है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ क्वेश्चन, परेशान मत होइए। किस क्वेश्चन पे थे हम, 1 मिनट।
ये कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे साइन जो 60 अंश का मान है ये क्या है, कड़ी में 3/2, और कॉस 30 अंश का मान भी क्या होता है, कड़ी में 3/2। तो ये नीचे भाग है, ऊपर जाएगा गुणा में, कहने का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें तो 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 का पावर 1/5 और 7 का पावर 1/3। देखिए अगर आप जानते हैं कि a का पावर m अपान a का पावर n होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, a का पावर m माइनस n। ठीक है, बाकी अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में होता है, a का पावर m गुणे a का पावर n, तो हो जाता है a का पावर m प्लस n। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये m प्लस n है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए 7, ये देखिए दिख रहा है ना, ये भी a है और ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3। हमने इसी फार्मूले में क्या किया, इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 तो बेस है हमारा, तो इसको देखिए 1/5 माइनस 1/3 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो जब एलसीएम 15 हो गया तो करते क्या है, सबसे पहले हम 5 का भाग देंगे 15 में, तो 5 दिए 15, फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, 3 1 के 3। ठीक है, फिर 3 का भाग देंगे 15 में, तो 3 बचे 15, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 5 1 का 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये प्लस नहीं है, क्योंकि मतलब माइनस का चिन्ह दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो अगर ये माइनस का चिन्ह है तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए 3 में से 5 जाएगा, जब भी कभी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो चिन्ह क्या लगता है, माइनस लगता है। ठीक है, तो ये माइनस 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और नीचे क्या है, 15। ठीक है, तो हमारा जो पावर आ जाएगा, बेस क्या था, 7 था, तो 7 का जो पावर आ जाएगा माइनस का 2/15 आ जाएगा। तो देखिए कहाँ पे -2/15 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम 2020 के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो 2020 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है कि यदि cos a बराबर 0 तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए cos a बराबर दिया है 0, तो जो 0 है वो किसका मान होता है, cos मतलब 0 किसका मान होता है, वो 90 अंश का मान होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos a बराबर cos 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, बचेगा क्या, a बराबर 90 अंश। ठीक है, तो a बराबर 90 क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऐसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपको दिया होता कि cos a बराबर, मान लो दे दिया होता कि cos a बराबर कड़ी में 3/2। ठीक है, तो आप a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते, cos a बराबर cos कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, 30 अंश का मान होता है, तो cos से cos कट जाता है, a का मान कितना बच जाता है, 30 अंश बच जाता। ठीक है, ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्वेश्चन आप अपने आप कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिस अंक की मतलब अधिकता अधिक हो उसको क्या कहते हैं, हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे बहुलक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया, 5 कितनी बार है, 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो सबसे अधिक 7 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि कड़ी में b बाई a, कड़ी में c बाई a और कड़ी में a बाई c का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर हम तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए कभी भी ऐसा है तो आप इनको क्या करिए, एक रूट में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, b गुणे c गुणे a, और टोटल का बटा क्या हो जाएगा, a गुणे b गुणे c। ठीक है, अगर ये तीनों का जैसे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में BCA और ABC। देखिए गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आएगा, आप बताइए। देखिए जब कभी भी सेम रहता है ना, तो सेम डिजिट रहता है, तो वो क्या होता है, कड़ी हट जाता है। हटता कैसे है,
देखिए इसका पावर होता है 1/2 और इसका भी पावर होता है 1/2। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। तो 3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1/2 ऐड होगा तो 2/2, 2/2 से कटेगा, 2/2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या 1। तो 3 का पावर 1 मतलब 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे करनी में 3 और करनी में 2 होता तो करनी में 6 आ जाता, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आप मतलब समझे रहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पूछा है वृत्त की परिधि। तो देखिए परिधि की सूत्र मैंने बताया था 2πr। अगर व्यास दिया है तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है वो व्यास होती है। व्यास का आधा मैंने बताया था क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो 12 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 6 क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। कहने का मतलब r का मान कितना आ जाएगा 12/2, तो 2 6 12, ठीक। तो आधा यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और हम 6 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2πr में। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2 गुणे पाई गुणे 6, तो 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रखा है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन कि समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का अगर हम योग की बात करें तो एक चीज आपको बता दें कि जो समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज है मतलब समचतुर्भुज, इनके चारों भुजाएं सेम है। अगर ऐसा, और इनका प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इनका जो विकर्ण होता है, विकर्ण की ये जो लंबाई होती है ये भी बराबर होती है। तो ये चीजें आपको जानना तो जरूरी है नहीं, अभी यही जानिए कि इनके अंतःकोणों का योग 360 होता है, मैंने बताया था। तो ये पूछा है कि कितने समकोण होंगे, तो 360 का अगर हम 360 में देखिए क्योंकि 4 एंगल होते हैं यहाँ पे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो कितना आ जाएगा 4 9 36 90 आ जाएगा। मतलब एक एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए कितने एंगल, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल और 4 एंगल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका सूत्र होता है, जैसे इसका देखिए एक सूत्र भी होता है कि जो हम कोणों का योग निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है n-2 गुणे 180, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ एंगल। तो अगर यहाँ पे देखिए 4 एंगल होता है समकोण में, मतलब सॉरी समचतुर्भुज में 4 एंगल होता है, तो इसको हम करते क्या 4 - 2 गुणे 180। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 2 गुणे 180 यानी 360। टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है। अब 360 दिया तो एक समकोण निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो बराबर 90 आ जाएगा। तो चारों समकोण कितने मतलब कितने समकोण आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2021 के क्वेश्चन पे। तो देखिए 2021 का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बाकी रिपीटेड ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या, पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि 20 और 25 का वर्गमूल है। देखिए 20 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, अगर हम बात करें तो आपको भाग विधि से निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बाकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक देखिए होता क्या, ट्रिक को बताने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, बाकी मैं जब अतलगुत्री कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। मतलब उस जैसे हम इसमें देखिए भाग विधि में ऐसा पढ़ते हैं 2 दूना 4, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, ठीक है, 5 पचे 25, ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं भाग विधि में। तो अगर हम एक के पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 2 दूना पढ़ेंगे तो भी, 3 त्रिका पढ़ेंगे तो भी, 4 चौका 16 हो रहा है, 5 पचे 25, 25 ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 चौका 16, 4 यहाँ लिखते हैं 4 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जो लिखते हैं उसी को हम ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे आ गया 425। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको बारी बारी से नंबर रख के देखते हैं। जैसे देखिए
एक चीज़ें आप इजी कर सकते हैं कि देखिए ऐसे नंबर का टेबल पढ़े जो इसके नज़दीक आता है, उसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 4 चौको 16 पढ़ें, 5 पचे 25, 5 इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 अट्ठे 40, तो 5 ले जाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 5 का गुणा इसमें भी करते हैं, तो 5 पचे क्या होता है 25, बचता है 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, तो ये 425 ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा 45। आप ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 2 + 1 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ठीक है। तो 2ab, तो अगर हम इसको a माने और इसको हम अगर b माने तो बस वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या होगा कड़ी में 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे 1 बटा कड़ी में 2 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह पे कड़ी में 2 और इस b की जगह पे 1 बटा कड़ी में 2, ठीक है। अब कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जब सेम संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो ये क्या आता है, कड़ी हट जाता है, ठीक है। तो जब कड़ी ये हट जाएगा तो बचेगा क्या 2, ठीक है। प्लस फिर वही चीज 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कड़ी में 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या 2। अब ये 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 बटा 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा इसमें 4 दूना 8, 8 1 9 बटा 2, ये क्या आ गया 9 बटा 2, ठीक है। अब इसको 9 बटा 2 को बोला है कि किस में बदलना है, भिन्न में मतलब कि मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में क्या हो जाएगा 4 सही 1 बटा 2। बदलते कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं। देखिए 2 का भाग आप 9 में देंगे, जैसे कि आप देखिए आप क्या किए 9 भागे 2, ठीक है। तो 2 चौका 8, बचा कितना 1। अब हम देखो लिखते क्या है ना, इसको देखिए अगर आपको लिखते समय ये देखिए ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है, ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है, ठीक है। ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है। तो इसको हम लिखते कैसे, देखिए जो हमारा भागफल होता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, और जो शेषफल आता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, और जो भाजक होता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है 4 सही 1 बटा 2 हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रखा है कि एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है, तो उसके घटने की जो प्रायिकता होगी वो होगी, ठीक है। उसके घटने की प्रायिकता पूछा, तो देखिए प्रायिकता कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत क्वेश्चन मतलब है अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके अगले ईयर में भी मिलेगा, तो ध्यान से चीज़ों को देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम प्रतिकूल, यहाँ पे दिया है ये प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 का है, तो यानी कि अगर हम अनुकूल संयोगानुपात की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3:2 का, ठीक है। अगर हम अनुकूल की बात करेंगे, अनुकूल की, तो ये क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है ना कि घटना की जो प्रायिकता होता है, जब ऐसे क्वेश्चन में घटना की प्रायिकता पूछे तो प्रायिकता में करते क्या है कि घटना की प्रायिकता आप लिखेंगे, घटना की प्रायिकता, ये 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम इसको m कहें इसको n कहें तो होता है m/m + n, कहने का मतलब अनुकूल प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता, ठीक है। तो m क्या है 3 है, और यहाँ पे कुल प्रायिकता m + n बराबर क्या होता है 2-3 = 5। तो जो हमारा प्रायिकता आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 3/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो देखिए प्रतिकूल क्या है 2:3 है, और अनुकूल क्या हो जाएगा 3:2। अगर 3:2 अनुकूल हो गया तो जो अनुकूल आएगा ना उसमें क्या करते हैं कि हम m + m/n कर देते हैं, मतलब जो हमारा अनुकूल प्रायिकता आता है बटे कुल प्रायिकता, वो क्या होता है हमारा
घटना घटने की प्रायिकता हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है कि 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 का बहुलक है। बहुलक मतलब जिसकी अधिकता हो, तो बहुलक के क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुलक 13 का क्या अधिकता है, 13 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 13 2 बार आया है। 13 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। 13 2 बार आया। 14 की बात करूँ, 14 एक बार आया है। 14 कितनी बार आया है, एक बार आया है। ठीक है, अब मैं 10 की बात करूँ, 10 एक बार आया है। 10 2 बार आया है। 10 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब बचा क्या, 12। 12 एक बार आया है। 12 2 बार आया है। 12 3 बार आया है। तो 3 बार क्या आया है, 12 आया है। अब हमारा 11 बचा। 11 कितनी बार आया है, एक बार 11 आया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है, तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक बार जो नंबर आया है वो क्या आया है, 12 आया है। तो जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत दिमाग स्थिर करके करिएगा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो देखिए साइन 2a, देखिए साइन के रिस्पेक्ट में 3 फार्मूले याद रखिए साइन 2a का। साइन 2a इक्वल टू एक फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में नहीं लेकिन बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हो सकता है अगली बार अगले फार्मूले से पूछ ले, तो ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 2a दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो मैंने बताया कि जो साइन 2a का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन ए, क्योंकि देखो साइन ए के रिस्पेक्ट में दिया है तो हम यही फार्मूला लगाते हैं, पहला वाला फार्मूला। तो ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 2, एक मिनट दूसरा कलर चेंज करते हैं, ये दे रखा है 2 साइन ए। तो देखिए सेम है दोनों अपोजिट, मतलब इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए इक्वल टू 1। और कॉस ए का मान 1 कब होता है, कॉस ए का मान 1 होता है 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस से कॉस कटेगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कि 2022 के अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो 2022 का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि एक घटना की जो प्रायिकता है वो 4/7 है। ठीक है, तो इसका प्रतिकूल संयोगानुपात पूछा है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन जस्ट इसके पहले हमने करके आया, लेकिन फिर भी बताते हैं, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रायिकता है वो क्या दे रखा है, 4/7। तो 4 क्या है, अनुकूल घटना, मैंने बताया था आपको, और 7 क्या है, कुल घटना। ठीक है, ये क्या होता है, कुल घटना। अब यहाँ पे पूछा है, देखिए अब हमें अनुकूल घटना तो पता है, और अभी हमें कुल घटना, जो कुल घटना इक्वल टू होता है वो क्या होता है, कुल घटना बराबर होता है प्रतिकूल प्लस अनुकूल, मतलब m प्लस n। ठीक है, तो जब प्रतिकूल प्लस अनुकूल है, ऐसे लिखते हैं, आप ज़्यादा समझेंगे, प्रतिकूल प्लस अनुकूल। तो यहाँ पे कुल घटना 7 दे रखा है, और प्रतिकूल कितना है, प्रतिकूल घटना कितना है नहीं पता है, और अनुकूल कितना है हमारा 4 दे रखा है। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 क्या हो जाएगा हमारा प्रतिकूल घटना। तो अगर ये 3 प्रतिकूल घटना है, तो जो अनुकूल घटना होगा, जैसे कि देखो जो हमारा घटना होगा वो क्या हो जाएगा, 3:4। ठीक है, अनुकूल घटना क्या हो जाएगा, 3:4, क्योंकि देखो प्रतिकूल दिया है यहाँ पे, तो ये होता है 3:4 अनुकूल घटना। अब लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, प्रतिकूल संयोगानुपात, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 4:3। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 4:3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन ए बराबर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब इसका एक फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखिए ये चीजें बहुत पूछती हैं, तो आप देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वो याद कर लीजिए। दूसरा एक फार्मूला होता है कि उस फार्मूले देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और यहीं से हम निकालते हैं साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना होता है तो साइन को उधर भेजते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और दूसरा जो फार्मूला मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला निकलेगा साइन स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू मतलब कॉस स्क्वायर थीटा या फिर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो सेक स्क्वायर का मान निकलेगा वो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही दोनों मान दे रखा है, तो ये किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए गुड़े यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको रेशियो में बताया था कि जो सेक स्क्वायर किसका उल्टा है कॉस का, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर है गुड़े 1 अपान कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है से कॉस स्क्वायर है कट जाएगा, बचेगा कितना 1, और 1 किसका मान है मान पूछा। तो देखिए यहाँ पे मान पूछा तो मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 किसका मान आएगा 1 जो होगा वो साइन 90 का मान आ जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और साइन 0 का मान तो आएगा नहीं, साइन 45 का मान भी आएगा नहीं 1। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर नापों के घनाकार गिफ्ट। देखिए घनाभाकार है गिफ्ट है, मतलब एक घनाभ के आकार का गिफ्ट है, कुछ ऐसा मान लो गिफ्ट है, और ये गिफ्ट क्या दे रखा है कि इसको गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़ों की आवश्यकता। देखिए अगर इसको हम पूरा कपड़े से ढकेंगे तो ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ, और जो मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2 इंटू LB BH और HL। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बाकी जब मैं आपको वेरी शॉर्ट टाइप का बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि देखो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2L का मान अगर ये 3 है, B का मान 4 है, H का मान 5 है, तो लिख देते हैं 3 गुणे 4 प्लस B का मान 4 गुणे 5 और प्लस क्या हो जाएगा 3 गुणे 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 3 12 5 चौका 20 और 5 3 15। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं तो 20 10 30 5 35 10 45 45 45 तो 47, तो 2 गुणे 47 और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 47 गुणे 2 करते हैं तो 2 सत्ते 14 का 4 बचा कितना 1, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, तो कहाँ पे आया 94 आया कहीं पे, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि यदि √2n बराबर 64 तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 का पावर n टोटल का बटा 1/2 लिख सकते हैं इक्वल टू 64 का जब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा गुणनखंड 2 3 6 2 दूना 4 2 फिर 2 8 16 2 चौका 8 2 दूना 4 2 1 के 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये n का गुणा, देखिए 2 का पावर n गुणे m अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर mn फार्मूला है, मतलब a का पावर mn मतलब सूत्र है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर n/2 इक्वल टू 2 का पावर 6। अगर बेस सेम है a का पावर n इक्वल टू a का पावर m है
जैसे a का पावर m इक्वल टू a का पावर n है तो m इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पे m इक्वल टू n मतलब n बाई 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का गुणा n में तो n और 6 का गुणा 2 में तो 12। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 12। 12 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रखा कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। देखिए जब आपको कभी भी विकर्णों की लंबाई परिमाप पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे वो चीजें ध्यान से देख लीजिए। और देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछता, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऐसे याद रखिए समचतुर्भुज के अगर विकर्ण की समचतुर्भुज की जो एक भुजा होती है उसका जो सूत्र होता है 1/2 रूट इनके विकर्णों का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक भुजा का, ठीक है, एक भुजा का समचतुर्भुज की ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए d1 d2 क्या है, विकर्ण का लेंथ है, तो इसको लिख दीजिए जो a इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे d1 का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 6 चौका का 36, 8 अठाई 64, तो 36 और 64 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये a बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और ये रूट में 100। ठीक है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2 गुणे 10। ठीक है, तो 2 पचे 10, तो a का मान क्या आ जाएगा 5। तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा 5 और इसका परिमाप पूछा है तो 4 भुजा होती है समचतुर्भुज में, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 मतलब 20। ठीक है, जो पैरामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा p इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है भुजा होता है। ठीक है, तो 4 इंटू 5 बराबर 20 आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 2023 के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। देखिए 2023 का जो क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हुआ था वो कैसा पूछा गया था और बाकी इस बार कैसा पूछा जा सकता है आपको अनुमान लग गया होगा कि समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x प्लस वाई बराबर 14 के हल में y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कई आपको मिल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x बराबर 4.5 दे रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.5/3। अगर आपको दशमलव को हटाना है तो दशमलव को हटा के एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितने से कटेगा 15 तिया 45, 15 दूना 30, तो क्या आ जाएगा 15 तिया 45 और 15 दूना 30, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम y का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पे रखते हैं 3/2 और प्लस y बराबर 14, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 6 प्लस y बराबर 14 या y बराबर 6 इधर प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 14 माइनस 6 तो y बराबर 8। 8 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 0.00081 का घनमूल। तो सबसे पहले दशमलव को हटाओ, मैंने आपको बताया दशमलव को हटाओ, दशमलव को हटाओगे तो क्या बनेगा, देखिए या तो आप इसको पेयर डायरेक्टली बना दो 3 का, तो देखिए एक पेयर बना 2 पेयर बना, तो दशमलव 2 अंक पे कहीं दशमलव है कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाकी आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 पेयर बना तो 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 अंक पे है, 1 2 3 अंक पे है, 1 2 3 4 5 अंक 4 अंक पे है। तो यहाँ पे देखिए एक भी ऐसा आपको मतलब ऑप्शन में नहीं देखा कि जहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको क्यूब करके हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 81 और टोटल का बटा कितना 1 2 3 4 5 6, तो एक के आगे 6 जीरो। ठीक है, 100 का हो जाएगा, लेकिन 81 का घनमूल नहीं आएगा क्योंकि 3 का पावर 4 आएगा इसका, तो 3 का पावर 4 मतलब 1 3 बचेगा, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुलक पूछा है, तो अधिकता संख्या किसकी है 12 एक बार
2 बार, 3 बार, 13 एक बार, सॉरी देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रखा कि बहुलक होगा। तो देखिए 12 कितनी बार आया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ठीक है। 13 एक बार आया, 2 बार आया, 14 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया। बाकी 10 की बात करें तो 10 एक बार आया, तो अधिकता किसका है, 14 का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए करड़ी में 2 प्लस 1 बटा करड़ी में 2 का मल्टीप्लाई करना है करड़ी में 2 माइनस 1 बटा करड़ी में 2 का से। आपने पढ़ा है a प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो कुछ इसी टाइप का ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इसमें रखते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा करड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होता है, मैंने बताया है। 1 बटा करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 बटा 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 3 बटा 2। तो 3 बटा 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि साइन 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 बटा 2 और कॉस 30। देखिए अक्सर यही वैल्यू पूछा है आपके एग्जाम में, ये क्या होता है, करड़ी में 3 बटा 2। अभी तक आपको वैल्यू याद भी हो गई होंगी, साइन 60 कॉस 30 साइन 30, ठीक है। अब साइन 30 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है। तो ये तो इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस 1 बटा 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1/2। तो 1/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट है ये भी लगा रखा है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का पार्ट आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। क्वेश्चन को देखिए 1 से 2 घंटे में निपटाने वाले हैं, सारे 3 पार्ट में आपके 3 ईयर के क्वेश्चन करने, सॉरी 2016 से लगा के 2023 तक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो देखिए बहुत कम समय में बहुत बड़ा चीज़ें करना है हम लोग को। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।